तो किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहने के लिए दोनों ही चीज़ों में कमी होनी चाहिए, उनकी मानसिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी कमी होनी चाहिए और एडेप्टिव बिहेवियर में भी, जो कि सोशल स्किल का पार्ट। उसके अलावा क्लिनिकल मतलब जब बच्चा जो है वो प्रोफेशनल के पास आता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो जब बच्चे को देखेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि बच्चे में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि हमने बात की, अर्ली इंटरवेंशन, उसके बाद स्कूल में स्पेशल एजुकेशन और लास्टली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिक क्षमता, डिसेबिलिटी मतलब उसमें कोई परेशानी। इसको हम कॉमनली पुराने नाम मेंटल रिटार्डेशन से भी जानते हैं, जो कि बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए इसे बदल के DSM-5 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है। या शुद्ध हिंदी में इसकी भाषा में बात करें तो इसको बोलेंगे बुद्धि की कमी। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या आएगा, दिमाग से सोचना, जैसे रीजनिंग करना, कुछ किसी नई चीज़ को सीखना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो या किसी और चीज़ की हो। तो ये तो हुई इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ में भी फ़र्क आता है, वो है अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होंगी, सोशल लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे, आप ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं। या फिर मैं आपको जोक सुनाता हूँ छोटा सा इसमें, कि एक बच्चा है, जब कोई घर में आता है तो वो शर्म के मारे घबरा के दूसरे कमरे में चला जाता है। एक बच्चा है, वो शर्म से खड़े होके यूँ नमस्ते करता है और आंखें चुराता है। दूसरा बच्चा है, वो नमस्ते भी करता है और अंकल आंटी को पानी भी दे देता है। और एक तीसरा बच्चा है, वो नमस्ते करता है, पानी भी दे देता है और घर के मेड या सर्वेंट को ये भी कहता है कि जाओ अंकल के लिए 2 समोसे लेके आओ, और तब से उनके बैठ के साथ में उनके बातें करता है। तो इसका मतलब उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका मतलब है उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो पुअर हैं उम्र के हिसाब से। जब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो नमस्ते करें और किसी को पानी पूछें, तो वो उस तरह का उम्र के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहने के लिए दोनों ही चीज़ों में कमी होनी चाहिए, उनकी मानसिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी कमी होनी चाहिए और एडेप्टिव बिहेवियर में भी, जो कि सोशल स्किल का पार्ट है। और ये जो है 18 साल से पहले ही प्रेजेंट होता है, अक्सर क्या, हमेशा ही। तो इसमें जो है IQ असेसमेंट भी होता है और सोशल अडेप्टेशन असेसमेंट भी होता है। तो IQ असेसमेंट में वैश्विक इंटेलिजेंस स्केल आता है, स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल भी आता है, भाटिया बैटरी भी आती है इंडिया की, कुछ और स्केल्स भी आते हैं। सोशल मैच्योरिटी में विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल आता है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो 100 में से एक बच्चा जो है उसको मेंटल रिटार्डेशन होती है, जो कि लगभग 1% है। DSM-5 के हिसाब से तीनों ही डोमेन्स में बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। वो कंसेप्चुअल डोमेन है, जो कि एकेडमिक्स या पढ़ाई लिखाई से लेना देना होगा, जिसकी हमने ऑलरेडी वैसे बात कर ली है। उसके बाद सोशल डोमेन है, जो रिलेशनशिप्स की बात करेगा। और तीसरा एक डोमेन है, वो है प्रैक्टिकल डोमेन, जिसमें हाइजीन, जैसे ब्रश करना, नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, वो उसमें आएगा। 1800 में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें था रेजिडेंशियल एजुकेशनल फैसिलिटीज़। इसका मतलब क्या था कि इन सब बच्चों को इकट्ठा किया जाए, एक जगह रखा जाए और खूब सारी स्टिमुलेशन या बहुत ज़्यादा इनको माहौल देने से बच्चे बेहतर हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता कि किसी की बुद्धि कम है तो बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल बुद्धि होती है 90 to 109। इसका मतलब मान लीजिए 100 रुपये, तो 100 रुपये का नोट अगर किसी का 70 या 60 रुपये या 50 रुपये है, तो वो नोट तो बड़ा नहीं किया जा सकता, बट उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब जब हम बच्चे की थेरेपी करेंगे तो, या अगर ज़रूरत पड़ेगी बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन भी देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से उनकी मानसिक बुद्धि का विकास तो नहीं होगा, बट जितनी बुद्धि है उतनी ही रहेगी, बट उसका इस्तेमाल जो है वो बेहतर हो जाएगा और उसको मदद की जा सकेगी। अगर हम IQ असेसमेंट के हिसाब से बात करें और विनलैंड सोशल मैच्योरिटी जो स्केल हमने लगाया, और उसके बाद हमने किसी में उनको ये बोला कि इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उसके 4 प्रकार होंगे। पहला होगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
उसमें जो IQ है, वैसे तो नॉर्मल IQ 90 to 109 के बीच में है। 80 to 89 जो है वो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं बोला जाता, बल्कि उसको डल नॉर्मल बोलते हैं। और जो 70 to 79 है उनको बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिनकी बुद्धि की क्षमता 70 से नीचे होती है, दैट इज 69 to 50, उनको बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। जैसे कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि 100 में से 1% बच्चे हैं जिनको मेंटल रिटार्डेशन है, बट जिन बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन है उनमें से 85% को सिर्फ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। नॉर्मल जो मेंटल एज है वो 15 साल मानी जाती है। इसका मतलब ये माना जाता है कि 15 साल की उम्र तक हमारी बुद्धि बढ़ती है, उसके बाद वो स्थायी हो जाती है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है उम्र के साथ बेहतर हो सकता है, या लोग वाइज या विजडम उनमें आ सकती है, बट मानसिक क्षमता उतनी ही रहती है। बट जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें जो मानसिक क्षमता है वो 9 से 12 साल के लगभग के बच्चे के आसपास रहती है, और ऐसा 85% बच्चों में होता है। और इनकी जो IQ है वो 69 to 50 के बीच में होती है। और रफ गैस अगर करना हो तो ये बच्चे 6ठी 7वीं तक जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी माइल्ड के बाद मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें मानसिक क्षमता जो है वो 6 से 9 साल के बच्चे की होगी। ऐसा जिनको भी मानसिक क्षमता की कमी है वो 10% बच्चों में होगा, और इनकी जो IQ है वो 49 से 35 के बीच में होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो होगी सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें मानसिक क्षमता की जो मानसिक उम्र है वो 3 से 6 साल के बीच में होगी। ऐसा 4% बच्चों में होगा, और इनकी जो बुद्धि आएगी वो आएगी 34 से 20 के बीच में, और इनको सिवियर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आएगी वो होगी प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें जो है वो 1% ऑफ टोटल मेंटल रिटार्डेड बच्चे होंगे, और इनकी जो मानसिक उम्र है वो 0 to 3 ईयर्स के बीच में होगी, और जो बुद्धि है वो 20 से कम रहेगी या 19 या उससे कम रहेगी। मेल्स में जो है मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है वो 1.5 टाइम्स कॉमन होती है कंपेयर टू फीमेल्स। उसके बाद हम DSM-5 की अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें आता है इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में। इसमें कॉन्सेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल डोमेन, इसकी भी हम बात कर चुके हैं में डेफिसिट रहता है। तो एक क्राइटेरिया जो आता है उसमें आता है इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में आएगा रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्शन, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी चीज़ का कोई कारण ढूंढना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे किसी हॉलिडे को प्लान करना, जैसे आपने ताजमहल देखा उसको देख के ड्राइंग बनाना, तो एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। जजमेंट करना कि कौन सही है कौन गलत है, किसने गुलाब जामुन कम ले लिया किसने ज़्यादा, अगर भाई बहन लड़ पड़े हैं। एकेडमिक लर्निंग मतलब जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसको सीख पाना, और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसा भी है कि हम अपनी गलतियों में से भी सीखते हैं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी इसमें बोथ क्लिनिकल असेसमेंट भी चाहिए होगी और इंडिविजुअलाइज स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट भी चाहिए होगा। इसका मतलब हमें इसमें IQ असेसमेंट भी करनी पड़ेगी, जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस स्केल की हमने बात की थी या स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल की बात की थी। उसके अलावा क्लिनिकल मतलब जब बच्चा जो है वो प्रोफेशनल के पास आता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो जब बच्चे को देखेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि बच्चे में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और इसकी वजह से क्या होगा, अडेप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी हमने बात करी थी। वो है अडेप्टिव फंक्शनिंग में यहाँ वो कहना चाहते हैं पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे और खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से उनकी लिमिट हो जाएगी कम्युनिकेशन, दूसरों से बातचीत, सोशल पार्टिसिपेशन, जैसे फंक्शन में जिम्मेवारी मिलती है, पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा, चाहे वो राखी का फंक्शन हो, दिवाली हो, होली हो, इंडिया की टीम जीत गई, और जो भी ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं हर रिलीजन के। उसके बाद है इंडिपेंडेंट, अकेले रहना जो है एक उम्र के साथ जो है, जब जैसे 13-15 साल के बच्चे तो खैर चलो छोटे होते हैं, बट पहले के ज़माने में तो 16-17 साल में लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे। इवन अभी भी अगर बच्चे जो हैं कॉलेज के लिए 17-18 साल के बाद जो है 12वीं करने के बाद, और या कई बार तो 10th स्टैंडर्ड के बाद भी डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए भी चले जाते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है। बट ये वाले बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, खासकर जिनकी IQ 70 या उससे भी कम होगी, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
और उसके बाद है जो ऑनसेट है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड ही होगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र 18 साल से छोटी होगी जब ये ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। वैसे तो शुरुआती सालों से ही पता होगा कि बच्चा जो है वो थोड़ा धीरे है। इन बच्चों में जो जिनकी बुद्धि की कमी थोड़ी कम होती है उनमें बिहेवियर या डिसरप्टिव या कंडक्ट बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, जिसके लिए हमारे आप ओडीडी का वीडियो देख सकते हैं, या कंडक्ट डिसऑर्डर का हमने अलग से जो वीडियो बनाया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा जिनमें सिवियर मेंटल रिटार्डेशन या सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, वो उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। और इन बच्चों में सेल्फ स्टिमुलेशन और सेल्फ म्यूटिलेशन भी ज़्यादा होती है, तो अपने में भी खोए रहते हैं और कई बार खुद को ऐसे नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। इनमें मिर्गी के दौरे के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम इटियोलॉजी या कारणों की बात करें तो इसमें जेनेटिक कॉजेज़ में डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इन्फेक्शंस की बात करें जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम रूबेला, HIV, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, नशा करना या किसी तरह की गोलियां लेने की वजह से भी बच्चे में नुकसान हो सकता है। एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो बच्चे को चोट लग जाए, या कई बार आपने सुना होगा बच्चा पैदा होते रोया नहीं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, इन्फेक्शन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन की, उनमें बुद्धि की कमी रही हो घर वालों में औरों में भी। और इसके अलावा कई बार कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है, या कुछ नॉट एग्जैक्टली रिलीजन में, कुछ रिलीजन के सेक्ट्स में ऐसा होता है कि शादियां जो है परिवार में ही हो जाती हैं, जिसको कॉन्सैंग्युइनेट मैरिज बोलते हैं। उनमें इस तरह की परेशानियां जो जेनेटिक होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसको जांचने के लिए हमें वेशलर इंटेलिजेंस स्केल या स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी देखना होगा, क्योंकि जो काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनकी मैंने डिटेल में बात नहीं की, किसी में कान बड़े होते हैं, किसी में हेड का साइज़, किसी में माइक्रोसेफेली होती है, किसी में मैक्रोसेफेली होती है, हेड छोटा होता है या बड़ा होता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट होगा कि किसी को दिखाई देने में, सुनाई देने में कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे कई बार डेफ एंड डम होते हैं, मसल टोन या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह तो नहीं है, इनवॉलेंट्री फीचर मूवमेंट्स तो नहीं है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें या लक्षणों की, तो इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा, वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है और उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, बिना बात के किसी को मार दे, दूसरों को समझने की क्षमता कम होगी, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा। लैब टेस्ट की अगर हम बात करें तो खून की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है, यूरिन की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखेंगे। EEG क्योंकि मिर्गे के दौरे हो सकते हैं, CT स्कैन, MRI की जांच करने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पीच असेसमेंट और हियरिंग असेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कोर्स की अगर हम बात करें, अगर मानसिक क्षमता माइल्ड या मॉडरेट है तो काफ़ी हद तक उसका प्रोग्नोसिस बेटर होगा, उनको हम काफ़ी सारी चीज़ें सिखा पाएंगे। बट अगर सीवियर है, प्रोफाउंड है और साथ में उनको ऑटिज्म या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो हो सकता है ज़िंदगी भर उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना पड़े हर एंगल से। ट्रीटमेंट को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले तो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जो कॉजेज़ को बचाया जा सकता है, जैसे अगर मदर को इन्फेक्शन है तो पहले वो सेटल हो जाए, फिर ही वो बच्चा प्लान करें, या फिर आज जैसे दारू से दूर रहें या कोई गोलियां ना खाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसी तरह कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें सेकेंडरी पे या टर्सरी प्रिवेंशन आएगी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म बच्चे को निकलता है पैदा होने के बाद, तो उसको अगर थायराइड की दवाई दे दी जाए तो उनकी मानसिक क्षमता जो है वो ठीक रहेगी। एजुकेशनल इंटरवेंशन है जिसमें स्पेशल एजुकेटर का रोल आएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद है बिहेवियर एंड कॉग्निटिव इंटरवेंशन है जिसमें पॉजिटिव या बिहेवियर थेरेपी होती है कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो क्लैपिंग की, उसको ब्रश करना कैसे सिखाना है, ये सारे काम कैसे करने हैं। इसमें साइकोलॉजिकली और थेरेपिस्ट की जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है। फिर स्पीच का अगर इशू है तो उसमें स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। फैमिली एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि फैमिली को ये समझाना कि आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। और कई बार होता है स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के बजाय स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो, जैसे जिन बच्चों को माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है वो अपने पापा के साथ हेल्प करके अगर दुकान संभाल पाएँ या इस तरह के कुछ काम कर पाएँ जिसमें वो थोड़ी सी सुपरविजन और मदद कर पाएँ, तो वो काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ढंग से जी सकते हैं, रादर देन नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन या उस तरह की बातें सोचना जो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाए। हाँ, फैमिली एजुकेशन के बाद सोशल इंटरवेंशन का भी इसमें रोल है, जैसे स्पेशल बच्चों का स्पेशल ओलंपिक होता है और रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं अपने जैसे बच्चों से मिलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हांस होता है, या बड़े लोग भी मिलते हैं, तो ये सोशल लेवल पे भी इन इंटरवेंशंस का होना जो है वो ज़रूरी है। मेडिसिन, जब भी अगर कोई डिसऑर्डर आता है जिसमें मेडिसिन हेल्प कर सकती है उसमें मेडिसिन देने की ज़रूरत है। और बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन की बहुत बड़ा रोल है, जब उनकी उम्र 0 से 3 साल के बीच में हो तो उसमें अर्ली इंटरवेंशन का रोल है, बाद में स्कूल के लेवल पे है।
और स्पेशल एजुकेशन के लेवल पे, और बाद में जब एडोलेसेंस हो जाते हैं या टीनेज आ जाती है तो उसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नॉर्मल स्कूल के पढ़ाने के लिए। तो अगर हम समराइज़ करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है बुद्धि की कमी जो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड हो सकती है, जिनकी भी मानसिक क्षमता IQ लेवल में 70 से नीचे होगी, 69 से लेके 0 तक के बीच में स्केल आता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड। और इसमें काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जो जेनेटिक भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकते हैं, पैदा होने के बाद भी हो सकते हैं, जिनका ख्याल रखा जा सकता है, वो ज़रूर रखने चाहिए। और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि हमने बात की, अर्ली इंटरवेंशन, उसके बाद स्कूल में स्पेशल एजुकेशन, और लास्टली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि जो वो सीख सकते हैं अपनी उम्र के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से वो सीख पाएँ और ज़िंदगी में जितना हो सके नॉर्मल स्ट्रीम में जी पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।